तो कांग्रेस ने अभी अभी अपनी अंतिम सूची जारी कर दी है। कांग्रेस ने कई उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पहली लिस्ट कहा जा रहा था कि पहले चरण को लेकर लगातार इस पर जिज कायम था कि कांग्रेस के सीटें किसको जा रही हैं। अब 7 सीटों पर कांग्रेस ने अपनी सूची जारी कर दी है। पाकुड़ से निशहत आलम को टिकट दिया गया है, जो आलमगीर आलम की पत्नी बताई जा रही है। वहीं बरही से अरुण साहू, जो तिलेश्वर साहू के बेटे हैं, और उसके अलावा सुरेश कुमार बैठा कांके से रिजर्व सीट है, वहां सुरेश कुमार बैठा को मौका दिया गया है। पांकी से पूर्व विधायक बिट्टू सिंह यानी देवेंद्र नाथ सिंह का टिकट कट गया है। लाल सूरजनाथ को वहां पर टिकट दिया गया है। इसके अलावा डाल्टनगंज से केएन त्रिपाठी को टिकट दिया गया है। तो इस तरह से कांग्रेस ने 7 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। डाल्टनगंज से केएन त्रिपाठी पर एक बार फिर पार्टी ने भरोसा जताया है। वहीं दूसरी तरफ बिश्रामपुर से सुधीर कुमार चंद्रवंशी को प्रत्याशी बनाया गया है, और छतरपुर से राधाकृष्ण किशोर, वो अभी कांग्रेस में शामिल हुए थे, उन्हें टिकट की उम्मीद थी और उन्हें वहां से प्रत्याशी बनाया गया है। तो कांग्रेस की इन 7 सीटों पर अभी तक संशय बना हुआ था। इसमें से कुछ सीटें फर्स्ट पेज की थी। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता दीपक जुड़ गए हैं। दीपक, लगता है काफी मंथन के बाद कांग्रेस ने यह सूची जारी की है, क्योंकि 25 तारीख पहले फेज का नामांकन का अंतिम दिन है। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस के अंदर दूसरी लिस्ट के लिए काफी मंथन किया गया, और जिस तरीके से पहली लिस्ट जारी की गई थी, तकरीबन 7 सीटों को लेकर जो है ये वो सीटें थी जिसमें मंथन जो है सीसी की बैठक में नहीं हो पाया था। अंतिम मोहर जो लगनी थी उस पर नहीं हो पाया था। लेकिन ऐसे में सीसी की जो बैठक के कोर कमेटी के जो मेंबर थे, उन्होंने ये कहा था कि जो बची हुई सीटें हैं उस पे चिंतन करने का जो अधिकृत था वो अध्यक्ष को दिया था, और ये मल्लिकार्जुन खड़गे के पास ये पूरा मामला था कि उन्हें ये फैसला करना था कि आखिरकार जो बची हुई सीटें हैं उस पे किन किन उम्मीदवारों को झारखंड के अंदर उतारा जाए। और ऐसे में काफी चिंतन और मंथन के बाद, क्योंकि ये माना जा रहा था कि कल रात को जो है ये लिस्ट जारी हो सकती थी, लेकिन कल भी फैसला नहीं हो पाया, और आज पूरे दिन लगातार ये खबरें चलती हैं। और आज रात को जो है, देर रात को जो है, करीबन 7 सीटों को लेकर जो है आज ये जारी किया गया, जिसमें पाकुड़ की बात करें तो निशात आलम जी हैं, उनको सीट मिली है। और सबसे बड़ी बात, 2 ऐसी सीटें हैं, एक कांके और छतरपुर राधाकृष्ण किशोर को वहां से उम्मीदवार बनाया गया है, और कांके से सुरेश कुमार बेहटा को जो है, ये 2 सीटें जो है काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि शेड्यूल कास्ट के अंदर आती है, एससी सीट है, और अधिकतर जो यहाँ पे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं एससी सीटों उससे जुड़े हुए लोग हैं। तो ये जो सीटें हैं काफी महत्वपूर्ण, और 7 सीटों का जो मामला है वो मल्लिकार्जुन खड़गे के पास था। जी बिल्कुल। और लगातार यहाँ चर्चा इस बात को लेकर चल रही थी कि अब 24 घंटों से भी कम वक्त बचा हुआ है फर्स्ट फेज के नॉमिनेशन को लेकर। आखिर टिकट क्यों नहीं दिए जा रहे हैं, आखिर ये कौन सी रणनीति है? तो लगता है दीपक, इसी बात को देखते हुए कांग्रेस ने अभी फिलहाल ये लिस्ट जारी कर दी और तमाम संशयों पर विराम लगा दिया है। देखिए, बिल्कुल कल अंतिम दिन था नॉमिनेशन का, और ऐसे में देखिए कांग्रेस के लिए भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि इन सीटों को फाइनलाइज करना सीसी की बैठक में, और जब स्क्रीनिंग की जो बैठक हुई थी उसके अंदर भी तमाम ये बातों को रखा गया था। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बिश्रामपुर जो विधानसभा है इसके अंदर इतना आसान नहीं था कांग्रेस के लिए, क्योंकि बिश्रामपुर में 3 ऐसे उम्मीदवार थे जो कि दावेदारी लगातार उनकी प्रबल थी। लेकिन उसके अंदर जो है कांग्रेस ने सुधीर कुमार चंद्रवंशी का जो नाम है वो कहीं ना कहीं उन्होंने फाइनल किया बिश्रामपुर सीट से। तो ये जितने नाम है, इन तमाम चीजों पे इतना आसान कांग्रेस के लिए नहीं था। जी चलिए दीपक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस ने काफ़ी मंथन के बाद अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है, और जिन सीटों को लेकर जिज कायम थी, जिन सीटों को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, उन पर अब संशय के बादल छट गए हैं। पाकुड़ से निशहत आलम को उम्मीदवार बनाया है कांग्रेस ने। बरही से अरुण साहू उम्मीदवार होंगे, जो तिलेश्वर साहू के बेटे हैं। कांके से सुरेश कुमार बैठा उम्मीदवार बनाए गए हैं। पांकी से लाल सूरज को मौका दिया गया है, जो पूर्व मंत्री रह चुके मधु सिंह के बेटे हैं। इस तरह से कांग्रेस ने सूची जारी कर दी है, और कहा जा सकता है कि कांग्रेस की ये जो 7वीं
7 उम्मीदवारों की सूची जारी हुई है। उसके बाद से जो कयास लगाए जा रहे थे, जो तमाम संशय के बादल थे, उन तमाम चीजों को अब वो तमाम बातें थम गई हैं और पाकुड़ में इसी बात की उम्मीद थी कि आलमगीर आलम उनके बेटे या उनकी पत्नी को टिकट दिया जाएगा, तो उनकी पत्नी को टिकट दिया गया है जो अब उम्मीदवार होंगी। वहीं बरही से अरुण साहू, छतरपुर से राधाकृष्ण किशोर, उन्हें आश्वासन मिला था इसलिए वो कांग्रेस में शामिल भी हो गए थे, उन्हें अब टिकट मिल गया है। और सबसे चौंकाने वाला नाम विश्रामपुर से है। हालांकि विश्रामपुर से आरजेडी ने भी टिकट दे दिया है अपने एक प्रत्याशी को, तो वहां अब दोस्ताना मुकाबला होता हुआ दिखाई देगा। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन जुड़ गए हैं। मदन, जो हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि अब 24 घंटों से भी कम वक्त बचा है, कांग्रेस सूची जारी नहीं कर रही, तो कांग्रेस ने सूची जारी कर दी है। और देखा जाए तो बरही, कांके, पांकी, डाल्टनगंज, ये इन पे फर्स्ट फेज में चुनाव होना है, तो अब जाकर कांग्रेस ने सूची जारी कर दी है। लेकिन उलटफेर जो हुआ है वो चौंकाने वाला है। बिल्कुल, देखिए आज देर शाम जो है कांग्रेस ने 7 प्रत्याशियों की सूची फिर से जारी की है। इससे पहले 21 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई थी, यानी कि कुल अब अगर आप देखें तो 28 प्रत्याशियों की सूची जो है जारी की गई है कांग्रेस की तरफ से। हालांकि दावा ये किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि 30 सीटों पर जो है सहमति बनी है इंडिया गठबंधन में, कांग्रेस 30 सीट पर उम्मीदवार दे सकती है। तो ऐसे में अब सबकी निगाहें 2 और प्रत्याशियों के नाम की घोषणा पर है। लेकिन फिलहाल आज जो उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हुई है उसमें पाकुड़, जो कि सबसे एक तरह से इंतजार कर रहे थे लोग कि आखिर जब आलमगीर आलम वहां से विधायक थे और वो फिलहाल जेल में हैं, जो कि पूर्व मंत्री भी रहे, तो ऐसे में अब उनके ही परिवार से किसी को टिकट दिया जाता है या फिर बदला जाता है, तो उनके ही परिवार के लोगों को टिकट मिल गया है। बरही की अगर हम बात करें तो यहाँ से उमा शंकर अकेला का टिकट जो है वो काट दिया गया है। इस पर भी सबकी निगाहें टिकी थी कि कांग्रेस के सभी विधायकों को टिकट मिल गया, लेकिन उमाशंकर अकेला का टिकट क्यों कटा। अब अगर आप बात करें कांके से, तो सुरेश कुमार बैठा को यह जो है उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं पांकी से लाल सूरज को उम्मीदवार बनाया गया है। और फिर यहाँ भी बिट्टू सिंह जो है और लाल सूरज सहदेव के बीच में लोगों के बीच था कि आखिर दोनों में से किसे उम्मीदवार बनाया जाता है, तो अब लाल सूरज सहदेव को टिकट वहां से मिल गया। डाल्टनगंज से के त्रिपाठी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर अपना नाम घोषित होने से पहले ही उन्होंने अपना नामांकन भर दिया और अब जो है उन्हें एक तरह से कहें तो पार्टी ने उम्मीदवार भी बना दिया है। तो फिर वहीं अगर हम बात करें विश्रामपुर से, तो सुधीर कुमार चंद्रवंशी को उम्मीदवार बनाया गया है। छतरपुर से राधाकृष्ण किशोर को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। ये एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। तो ये कह सकते हैं कि झारखंड में चुनाव जो है वो उसका प्रचार जो है जोरों से तो जारी है, लेकिन दूसरी तरफ दोनों तरफ से इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए की तरफ से उम्मीदवारों के चयन को लेकर के जो है पूरा मंथन हो रहा है और काफी सोच विचार कर जो है डिसीजन लिया जा रहा है। तो अब ये कह सकते हैं कि 41 उम्मीदवार जो है जेएमएम ने घोषित किए और आज अगर इस 7 उम्मीदवारों के नाम को जोड़ दे तो 28 उम्मीदवारों के नाम जो है कांग्रेस ने घोषित किए हैं। तो फिलहाल वाम दल के तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा नहीं है। 6 उम्मीदवारों के नाम जो है आरजेडी ने भी घोषित कर दिया है। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि अब बचे कुछ एक सीट ही है जिस पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा बाकी है। बिल्कुल मदन, और एक चीज देखने को मिल रही है, कांग्रेस ने काफी मंथन के बाद अरुण साहू जो स्वर्गीय तिलेश्वर साहू के बेटे हैं, माना जाता था कि जो ओबीसी समाज है उन पर उनकी काफी मजबूत पकड़ थी, उनके बेटे पर दांव खेला है। उसी तरह से देखिए अगर ओबीसी कार्ड कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है, विश्रामपुर से भी सुधीर कुमार चंद्रवंशी को मौका दिया गया है, तो इस तरह से कहा जा सकता है कि कांग्रेस की जो कोशिश थी कि केशव महतो कमलेश को अध्यक्ष बनाया गया और कहीं न कहीं ओबीसी समुदाय को साथ जोड़ने की कोशिश चल रही थी, तो वो दिखाई दे रही है। देखिए बिट्टू सिंह पांकी से पूर्व विधायक थे, उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन उनके जगह लाल सूरज को टिकट दिया गया है, तो वो भी ओबीसी समुदाय से ही आते हैं। तो ये बात दिखाई दे रही है कि कांग्रेस ओबीसी समुदाय को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बीजेपी ने भी झारखंड में ओबीसी उम्मीदवारों की संख्या बढ़ाई है, ओबीसी समाज पर दांव खेला है, ठीक कांग्रेस भी उसी पैटर्न पर अपने उम्मीदवारों का चयन किया है।
जरूर है कि उमाशंकर अकेला जो है कांग्रेस के एक तरह से कहें तो वफादार सिपाही की तरह काम करते रहे हैं। हमेशा जो है वो कांग्रेस के लिए मुखरता से अपनी बात रखते रहते हैं। उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि उनका टिकट जो है कट जाएगा, लेकिन एक तरह से बड़ा उलटफेर देखने को मिला है और अकेले उमाशंकर अकेला है जो कांग्रेस के सिटिंग विधायकों में से टिकट कटा है। तो अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात है, लेकिन फिलहाल बिल्कुल। और जिस तरह से टिकट कटे हैं, क्या कुछ मदन ये भी बताया जा रहा है कि जो टिकट कटे हैं, देखिए एक उमाशंकर अकेला का टिकट कट गया, दूसरी तरफ बिट्टू सिंह, हालांकि वो पूर्व विधायक थे, उनका टिकट कट गया। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं इस रणनीति पर भी चल रही होगी कि बहुत ज्यादा विरोध ना हो, बहुत ज्यादा गुटबाजी ना हो, और इसलिए शायद हो सकता है कि 25 अंतिम तिथि थी फर्स्ट फेज को देखा जाए तो, फर्स्ट फेज के लिए नामांकन की, और ठीक 24 की देर रात ये सूची जारी हुई है। ये इंटरनल अगर आप देखें तो तमाम उम्मीदवारों को तैयारी के लिए कह दिया गया था कि आप जो है पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाए जाएंगे। हालांकि औपचारिक तौर से घोषणा नहीं हुई थी, लेकिन जब एक दिन का वक्त बचा है और जो काफी सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होते हैं, तो ऐसे में ये संभव नहीं है कि एक रात में जो है आप पूरी तैयारी कर लेंगे। तो फिर पहले से उन्हें तैयारी करने के लिए कह दिया गया था, बस औपचारिक घोषणा जो है बाकी थी उसे भी पूरा कर लिया गया। बिल्कुल। और डाल्टनगंज से के एन त्रिपाठी के चेहरे पर एक बार फिर से कांग्रेस ने अपना भरोसा जताया है मदन। बिल्कुल, मैंने बताया आपको पहले ही कि डाल्टनगंज सीट से के एन त्रिपाठी को पहले ही आश्वस्त कर दिया गया था पार्टी की तरफ से, और उन्होंने पार्टी के आधिकारिक रूप से नाम घोषित करने से पहले ही नॉमिनेशन भी कर दिया था। पार्टी से सिंबल भी नहीं मिला था, लेकिन अब उन्हें जो है रांची बुलाया गया है कि आप सिंबल ले जाकर के जमा कर दें। तो ऐसा होता है कि नामांकन के आखिरी दिन तक जो है पार्टी का सिंबल आप जमा कर सकते हैं। तो एक तरह से कहें तो वो भी अब अपना फॉर्मेलिटीज को पूरा कर लेंगे। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस ने 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जिसमें पाकुड़ को लेकर भी कई तरह की बातें सामने आ रही थी कि आखिर किसे मिलेगा टिकट, लेकिन आलमगीर आलम की पत्नी पर भरोसा जताया है कांग्रेस ने और उन्हें वहां से उम्मीदवार बनाया है। वहां से उनके बेटे का नाम भी सामने आ रहा था। इसी तरह से अब पाकी सीट पर बिट्टू सिंह का टिकट काट दिया गया है, जो दावेदार संभावित बताए जा रहे थे। वहां लाल सूरज पर कांग्रेस ने भरोसा जताया है। बरही में उमाशंकर अकेला का टिकट काट दिया गया है। वहां अरुण साहू जो तिलेश्वर साहू के बेटे हैं, उन्हें टिकट दिया गया है। कांके से सुरेश कुमार बैठा पर भरोसा जताया है कांग्रेस ने। डाल्टनगंज से के एन त्रिपाठी, बिश्रामपुर से चूंकि रामचंद्र चंद्रवंशी पहले आरजेडी में हुआ करते थे, फिर बीजेपी से ये उनकी दूसरी पारी है, स्वास्थ्य मंत्री भी रहे रघुवर सरकार में, और उनसे मुकाबले के लिए वहां चंद्रवंशी समाज से ही एक प्रत्याशी को कांग्रेस की तरफ से उतारा गया है। हालांकि आरजेडी ने भी वहां अपना प्रत्याशी दिया है। और छतरपुर से सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम आया है राधाकृष्ण किशोर। वो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, फिर कुछ दिनों पहले वो आरजेडी में चले गए थे। आरजेडी में उन्हें समझौते के तहत सीट नहीं मिली, तो अब वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे। और छतरपुर चूंकि उनका पहले से वो विधानसभा क्षेत्र भी रहा है, उन पर पार्टी ने दांव खेला है। तो 7 सीटों पर कांग्रेस की दूसरी सूची जारी हो गई है और इन 7 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का खुलासा कर दिया गया है। और इसमें से फर्स्ट फेज में जिन सीटों पर चुनाव होना है उनमें बरही सीट है, उसके अलावा कांके है, उसके अलावा पाकी और डाल्टनगंज में भी और बिश्रामपुर में भी और छतरपुर में ये फर्स्ट फेज की सीटें हैं। और इन सीटों पर अभी तक उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं हुई थी और अब पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी गई है। तो कांग्रेस ने तमाम संशयों पर विराम लगा दिया है और इसमें से उमाशंकर अकेला का टिकट काट दिया गया है। वो कांग्रेस विधायक थे, उनकी जगह अब अरुण साहू पर भरोसा जताया गया है। कांके से सुरेश कुमार बैठा को उम्मीदवार बनाया गया है। पाकी से पूर्व विधायक रहे बिट्टू सिंह का टिकट काट दिया गया है। लाल सूरज को वहां से उम्मीदवार बनाया गया है। डाल्टनगंज से के एन त्रिपाठी उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो बिश्रामपुर से सुधीर कुमार चंद्रवंशी, उन्हें कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है।
और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। राकेश जी, हम जिस बात की चर्चा कर रहे थे कि फर्स्ट फेज में कुछ ही घंटे बचे हैं और अभी तक कांग्रेस ने सूची जारी नहीं की है, और कांग्रेस ने सूची जारी कर दी है, 7 उम्मीदवारों की सूची जारी की है और इसमें से उमाशंकर अकेला का टिकट काट दिया गया है। उनकी जगह अरुण साहू, जो तिलेश्वर साहू के बेटे हैं, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। उसके अलावा चूंकि पाकुड़ पे निशत आलम, जो आलमगीर आलम की पत्नी है, उन्हें मौका दिया गया है। और इसी तरह से एक चौंकाने वाला नाम पाकी से आया है, जहां लाल सूरज, हालांकि हम पहले भी कह रहे थे कि वहां 2 दावेदार हैं, बिट्टू सिंह और लाल सूरज, उन्हें मौका दिया गया है। तो अब तमाम संशयों के जो बादल थे वो छंट गए हैं। राकेश जी, देखिए, अगर आप इस लिस्ट को देखिए तो कुछ चीजें जो महत्वपूर्ण दिखती हैं, उसमें से आपको विश्रामपुर सीट देखना होगा, जहां पे सुधीर कुमार चंद्रवंशी को टिकट दिया है कांग्रेस ने। विश्रामपुर सीट पे अगर आप देखें तो आरजेडी ने भी जो है अपना प्रत्याशी दिया हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि ये एक और सीट ऐसी हो गई झारखंड में जहां की इंडिया गठबंधन के 2 सहयोगी आमने सामने होंगे। वहां से नरेंद्र सिंह को आरजेडी ने टिकट दिया था। अब विश्रामपुर से जो है कांग्रेस ने भी टिकट दे दिया। छतरपुर से राधाकृष्ण किशोर तो उस समय ही लग गया था, और आज जब हम और आप कार्यक्रम कर रहे थे तो उस वक्त मैंने ये बातें कही भी थी कि छतरपुर से राधाकृष्ण किशोर को मिलेगा, और इसीलिए वो आरजेडी में अभी कुछ दिनों पहले शामिल हुए थे। फिर उसके बाद जो है वो कांग्रेस में शामिल हुए और इनको टिकट मिलना था छतरपुर से। अरुण साहू बरी, मतलब एक विधायक का टिकट कटा उमाशंकर अकेला का, और इसकी संभावना दिख रही थी। जब इसके प्रत्याशियों की सूची आई और उसके बाद जब उसमें इनका नाम नहीं था, जबकि ऑलमोस्ट सारे सिटिंग एमएलए के नाम उसमें थे, तभी लग गया था कि उमाशंकर अकेला को बरी से टिकट नहीं मिल पाएगा। अब अरुण साहू को जो है ये टिकट मिल गया है, तो अब वहाँ की जो लड़ाई होगी वो दिलचस्प होगी। बरी में यादव वोटर्स की संख्या अच्छी है, और अब अरुण साहू एक तरफ से रहेंगे, तो ये मुकाबला वहाँ का दिलचस्प होगा। आमतौर पर अगर आप बरी में देखें तो जो मनोज यादव हैं और उमाशंकर अकेला हैं, इन्हीं के बीच जो है ज्यादातर मौकों पर जो है वो मुकाबला हुआ करता था। इसी तरह से पाकुड़ की सीट पे वहाँ पर चूंकि एक आलमगीर आलम का अपना नाम ली है, वहाँ की डेमोग्राफी ऐसी है कि मुझे लगता है कि कांग्रेस को उतनी परेशानी वहाँ नहीं होगी। पार्टी की सीट जो है थोड़ी सरप्राइजिंग है, लेकिन जैसा मैंने आपको प्रोग्राम के दौरान उस वक्त भी बताया था कि लाल सूरज, जो कि 2016 में बीजेपी के टिकट पर बाई इलेक्शन में जो है चुनाव लड़ चुके हैं, उन्होंने भी कांग्रेस टिकट के लिए आवेदन किया है और वो भी दावेदार हैं, तो उनको टिकट मिला है। और इसका मतलब है कि देवेंद्र सिंह, मतलब बिट्टू सिंह का टिकट जो है वो कट गया है। हालांकि वो चौंकाने वाली बात है, इसलिए कि जो पार्टी की सीट है, अगर आप उस पर विदेशी का प्रभुत्व देखें, प्रभाव देखें, तो वो काफी रहा, और उनके बाद जो है बिट्टू सिंह ने उसे संभाला भी है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो कुल मिलाकर अपेक्षित है कि KN त्रिपाठी ने ऑलरेडी नॉमिनेशन कर दिया था बिना सिंबल मिले। ये बात भी मैंने आपको बताई थी कि उन्होंने बिना सिंबल के ही नॉमिनेशन कर दिया है। अब जबकि उनके नाम की घोषणा हो गई है, तो वो भी जाकर सिंबल जो है अब सबमिट कर देंगे। तो पहले पेज की जो सीटें थी कांग्रेस के पास, जिसमें कि अगर आप देखें तो जो बरही की सीट थी, इसके अलावा कांके की सीट थी, पांकी की सीट थी, टाइटन भंडरिया की सीट थी, विश्रामपुर की सीट पर ये चौंकाने वाली बात है कि आरजेडी का कैंडिडेट होते हुए यहाँ पर जो है कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा है। और छतरपुर की सीट है, तो पहले से की सीटों पर जो है कांग्रेस ने उम्मीदवार उतार दिया है। प्रतीक्षा है कि सरायकेला से कौन उतरते हैं चंपाई सोरेन के खिलाफ, और जेएमएम उस उम्मीदवार की घोषणा जो है वो कब करता है, उस पर सबकी निगाहें जो है अभी लगी हुई हैं। बिल्कुल। और राकेश जी, एक ये भी बात है कि विश्रामपुर में अब दोस्ताना मुकाबला महागठबंधन के बीच होता हुआ दिखाई देगा। देखिए, मैं फ्रेंडली फाइट जैसी किसी बात को मानता नहीं, क्योंकि जब फाइट होगी तो फ्रेंडली क्या होगी, ऐसा तो हो नहीं सकता कि वहां पर जो आरजेडी का कैंडिडेट हो
वो जाकर बोले कि आप कांग्रेस को वोट कीजिए और कांग्रेस वाला बोले आरजेडी को वोट कीजिए, तो ये चीजें तो होती नहीं है। फ्रेंडली फाइट वो कहने की बात होती है, लेकिन ये बताता है कि इंडिया गठबंधन एका बनाए रखने में असफल रहा है, क्योंकि इससे पहले धनबाद की सीट पर यही बात हुई, सीपीआई-एमएल ने अपना कैंडिडेट दे दिया और उसके बाद जो है जेएमएम ने भी अपना कैंडिडेट दे दिया। राजकुमार यादव सीपीआई-एमएल के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन इसके बाद भी जो है फिर निजामुद्दीन को टिकट वहां से दिया गया है जेएमएम की तरफ से, तो एक फ्रेंडली फाइट वहां हो गई। अब आप देखिए कि विश्रामपुर में भी एक फ्रेंडली फाइट की पृष्ठभूमि तैयार हो गई है और अब यहाँ पर भी फ्रेंडली फाइट होगी, लेकिन इसका नुकसान होता है जनता के बीच, संदेश बेहतर नहीं जाता है। लगता है कि बैठकर अच्छे से बातचीत नहीं हो सकी, क्योंकि देखिए फिर आरजेडी को मिला क्या, आरजेडी जो नुकसान है कि जिन 6 सीटों पर उसने अपने उम्मीदवार घोषित किए थे उसमें से भी एक सीट पर अब जो है वो फ्रेंडली फाइट होनी है। तो फिर आप देखिए कि तेजस्वी यादव आए, वो हेमंत सोरेन से मिले, सारी बातचीत हुई, तो कुछ ऐसी चीजें जो है वो पा नहीं सके। तो आरजेडी की अगर आप देखिए तो बहुत किरकिरी हो गई है इस विधानसभा चुनाव में, और इसके लिए वो खुद भी जिम्मेदार है। उसे जितनी सीटें मिल रही थी मान जाना चाहिए था अगर यही स्थिति थी, और या नहीं तो फिर जो उसने एक स्टैंड लिया था उस पर उसे अडिग रहना चाहिए था। हाँ बिल्कुल। और राकेश जी, जिस तरह से सूची जारी की गई है, देखिए कयास इस बात को लेकर लगाए जा रहे थे कि आलमगीर आलम के बेटे को टिकट मिलेगा, लेकिन उनकी जगह उनकी पत्नी को कहीं ना कहीं उम्मीद इस बात को लेकर होगी कि सहानुभूति का फायदा मिलेगा। वहीं देखिए अरुण साहू बिल्कुल युवा उम्मीदवार हैं और उनके पिता तिलेश्वर साहू की काफी मजबूत पकड़ ओबीसी खासकर साहू समाज के वोटरों पर मानी जाती थी, तो कांग्रेस ने एक बड़ा दांव खेला है अरुण साहू को टिकट देकर। उसी तरह से अगर देखा जाए तो ये पांकी जो थी, बिट्टू सिंह, देवेंद्र कुमार सिंह वहां उम्मीदवार हुआ करते थे, लाल सूरज ओबीसी चेहरा है तो उन पर कांग्रेस ने भरोसा जताया है, सुधीर कुमार चंद्रवंशी को भी उम्मीदवार बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं हम जो शुरू से बात कर रहे थे कि कांग्रेस की कोशिश होगी कि ओबीसी उम्मीदवार उतारे जाएं, तो उस रणनीति पर कांग्रेस काम करती हुई दिखाई दे रही है। राकेश जी, यार लोकसभा के चुनाव में उसे इसका नुकसान हुआ था, ओबीसी कैंडिडेट देने के मामले में बीजेपी ने बाजी मार ली थी, तो मुझे लगता है उसकी भरपाई करने की कोशिश जो है ये की जा रही है कांग्रेस की तरफ से। राहुल गांधी कहती भी है कि जिसकी जितनी सत्ता भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो उसे देखते हुए जो है कांग्रेस में जो है ओबीसी कैंडिडेट को टिकट दिए हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से भी इसी इश्यू में टिकट बांटे गए हैं। तो आप देखिए कि एक मुकाबला तो दिलचस्प बन रहा है और वो हर चीज पर बनेगा, चाहे आप क्या कहता है बरही की बात कर लीजिए, कांके की बात कर लीजिए, बाकी की बात कर लीजिए, बाकी में भी लड़ाई अच्छी होगी क्योंकि वहां पर जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो भी ओबीसी कम्युनिटी से ही आते हैं। इसके अलावा पलामू में केएन पार्टी पर एक बार फिर से भरोसा जताया गया है। वहां पर जो एक इलाका है वहां पर आप देखें तो वहां पर मजबूत जो है ब्राह्मणों की संख्या एक अच्छी खासी है, और इसलिए मुझे लगता है कि वहां पर जो है केएन त्रिपाठी को फिर से टिकट मिला है। हालांकि केएन त्रिपाठी सिर्फ एक बार ही चुनाव जीत पाए हैं, ज्यादातर मौकों पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। राकेश जी, एक बात महत्वपूर्ण होगी, देखिए खबर ये थी कि उमाशंकर अकेला नामांकन की तैयारी में जुटे हुए थे और तमाम लोगों को सूचनाएं भी भेजी जा चुकी थी, तो लगता है अब वो निर्दलीय नामांकन करेंगे। ये एक कांग्रेस प्रत्याशी के लिए चुनौती वाली बात हो सकती है। वहीं देखिए अब बिट्टू सिंह का टिकट कट गया है, तो वो भी इतनी आसानी से मानेंगे ऐसा नहीं लगता, हो सकता है वो भी नामांकन करेंगे। देखिए ये अब देखने वाली बात होगी कि अपने देश में जो है कैंडिडेट के नाम घोषित किए गए हैं, तो अब जो बाकी चीजें हैं वो आपको जो है सुबह पता चलेंगी कि इसका क्या रिएक्शन है। लोग जो है जो कैंडिडेट है वो अपने समर्थकों से मिलेंगे, उनके मूड को भापेंगे और उसके बाद ही कोई निर्णय लेंगे। दूसरी तरफ से जो प्रदेश के बड़े नेता होंगे वो निश्चित तौर पर उनके कॉन्टैक्ट में होंगे, उन्हें समझाएंगे, पार्टी के बारे में बातचीत करेंगे और उनकी कोशिश होगी कि कोई बागी कैंडिडेट खड़ा नहीं हो, क्योंकि अगर कोई बागी कैंडिडेट खड़ा होता है तो फिर इसका नुकसान जो है वो उठाना पड़ जाएगा। इसलिए उसे शांत करने की जरूरत है और इसीलिए इतनी देरी भी की गई है, क्योंकि अगर पहले घोषित कर दिया जाता उम्मीदवार तब फिर जो है इसकी संभावना और अधिक बढ़ जाती है। और जैसा मैंने कहा
कि हरियाणा में जो कुछ भुगता है कांग्रेस ने बागी कैंडिडेट की वजह से, वो उस तरह की गलती करने के मूड में नहीं है। और इसमें मुझे लगता है कि यहाँ भी इतने देर से घोषणा करने के बाद जो भी और दावेदार थे उनसे जरूर प्रदेश नेतृत्व जो है वो संपर्क में होगा। बिल्कुल, अब सीटों का सस्पेंस लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन बीजेपी और आजसू के बीच टुंडी सीट फंसी हुई है। वहीं बीजेपी ने अभी तक बरहेट पर डिसीजन नहीं लिया है और एक चंपई सोरेन वाली सीट, इस पर सस्पेंस कायम है। तो अब सबकी नजरें लगता है इस पर टिकी रहेंगी। रंजन जी, यह आप चंपई सोरेन के खिलाफ जेएमएम से उतारता है, इस पर सभी की निगरानी जो है वो टिकी रहेगी। जिन्हें कैंडिडेट बनाया जाता है क्योंकि वो हॉट सीट जो है ऑलरेडी बन चुकी है, सरायकेला की सीट जो है, और वहां पर मुकाबला जो होगा वो जबरदस्त होगा। चंपई सोरेन भी नॉमिनेशन करेंगे, अब उनके खिलाफ कौन खड़े होते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। और मुझे लगता है कि उस नाम को छुपा कर रखा गया है सरप्राइज के तौर पर, वो नाम सामने आएगा। हो सकता है कोई चौंकाने वाला नाम सामने आ जाए, ये भी हो सकता है, या किसी अन्य पार्टी से आया हुआ कोई प्रत्याशी भी बनाया जा सकता है जेएमएम के लिए। लेकिन अगर किसी अन्य पार्टी से आया हुआ कोई व्यक्ति अगर प्रत्याशी बनता है तो एक लोकल स्तर पर जो आप कहते हैं नाराजगी होती है कार्यकर्ताओं की, स्वाभाविक वो देखने को मिल सकती है। लेकिन चंपई सोरेन के खिलाफ कौन होंगे उम्मीदवार, ये जो है बहुत आप कह सकते हैं कि लोगों की जिज्ञासा का विषय बन चुका है। और अब देखना है कि चंपई सोरेन के खिलाफ कोई चौंकाने वाला नाम आता है या फिर किसी अन्य पार्टी से आया हुआ कोई राजनेता। चलिए रंजन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कई सीटों का सस्पेंस खत्म हो गया है, लेकिन अब बीजेपी की तरफ से बरहेट और टुंडी सीट पर सस्पेंस कायम है। तो अब जेएमएम की तरफ से जामा सीट पर, जहां लुइस मरांडी का विरोध हो रहा है, और सरायकेला सीट पर सस्पेंस कायम है। देखने वाली बात यह होगी कि अब कब तक खुलासा होता है कि इन सीटों पर उम्मीदवार कौन कौन होंगे और किनके किनके बीच मुकाबला होता है।